कुसुम देवी की 5 बहुएं थी। पहली बहू अनीता, दूसरी सरोज, तीसरी संगीता, चौथी बहू अनु और 5वीं बहू मीनल। कुसुम की 5 बहू विधवा थी। उनके पति की मौत एक साथ ही हो गई थी, क्योंकि 5 भाई एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 5 भाइयों की मौत हो जाती है और कुसुम देवी की 5 बहुएं एक साथ विधवा हो जाती है। कुसुम देवी अपनी 5 बहुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, क्योंकि वह अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार अपनी बहुओं को मानती थी। ऐसे ही एक सुबह अनीता की चीखने की आवाज आती है। उसकी बहू की आवाज सुनकर अनीता को बाकी की देवरानी भागी भागी आती है और वो लोग देखती हैं कि अनीता का हाथ जल गया है। दरअसल कुसुम देवी अपनी बड़ी बहू का हाथ जला देती है और कहती है, इसका हाथ ना मैंने जलाया है और मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसका हाथ इसीलिए जलाया मैंने क्योंकि इसे ये नहीं पता था कि मुझे नहाते वक्त कितना ज्यादा गर्म पानी चाहिए। अब महारानी ने खुद बहुत ज्यादा पानी गर्म कर दिया था, इसीलिए मैंने इसको सबक सिखाया है कि ज्यादा गर्म पानी करने का नतीजा यही होता है। लेकिन माँ जी, किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। दीदी को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा और आखिर इनकी क्या ही गलती थी। ठंड इतनी ज्यादा है, अगर इन्होंने पानी ज्यादा गर्म कर भी दिया तो आप उसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेते ना। अच्छा, तो तू उसकी तरफदारी करके मुझे ज्ञान देगी। तुम 5 को तो मैं यूँ सीधा कर दूं। माफ करना माँ जी, अगर कुछ ज्यादा बोल दो तो, लेकिन हम आपकी बेटियां ही हैं। भले भगवान ने हमें एक बहू के रूप में भेजा है आपके पास, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो, मेरे 5 बच्चे थे और अब वो 5 इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी अब कोई औलाद नहीं। तुम 5 का साया जब से मेरे बेटों के ऊपर पड़ा था, तब से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा था और सबसे ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हाँ जी, हमारा भी तो सुहाग गया है ना। हम भी अपने पति से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हम 5 ने ठान लिया है कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। उन्हीं की याद के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा। अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो अपने अपनी मायके जा सकती हो। और अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। बेचारी 5 बहुएं कुसुम का अत्याचार सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन सरोज की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो कुसुम के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? और अगर तूने अपने कदम इस घर से बाहर निकाल दिए तो हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। या तो तू अपने माँ बाप से रिश्ता रख या फिर ससुराल से रिश्ता जोड़कर। माँ जी, भगवान के लिए मुझे जाने दो। 1 से 2 घंटे में मैं घर वापस आ जाऊंगी। 1 से 2 घंटा तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी गई ना तो हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद। बेचारी सरोज उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता सरोज से कहती है, क्या हो गया सरोज, तू बहुत उदास नजर आ रही है, सब ठीक है ना? दीदी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और माँ जी मुझे मेरी माँ के पास नहीं जाने दे रही। अरे तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ही रात को अनीता अपनी सास को जल्दी से खाना बनाकर खिलाकर सुला देती है। सरोज मौका देखकर मीनल के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। सरोज का घर उसके ससुराल से मुश्किल 10-5 मिनट की दूरी पर था। मीनल और सरोज जल्दी से वापस घर भी आ जाती है। कुसुम मीनल और सरोज को घर आता देख लेती है और उन दोनों पर अपने गुस्से का बारूद छिड़कते हुए उनसे कहती है, मतलब मेरे मना करने के बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरी माँ की तबीयत जानने के लिए तेरे भाई को फोन किया और मुझे पता चला कि तू वहीं पर है। आज मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, आपकी मना करने के बाद भी मैं गई,
लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरा दिल बार बार उन्हें देखने के लिए कर रहा था। कोई बात नहीं, अब कहने और सुनने के लिए तो कुछ बचा नहीं रहा। सरोज और मीनल दोनों अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। तभी वहाँ पर बाकी की और बहुएं आ जाती है और कुसुम, मीनल और सरोज को घर से भगाने लगती है। तभी पांचों बहू कुसुम से कहती है, माँ जी, अगर सरोज और मीनल ये घर छोड़ के जाएंगे ना, तो मैं भी ये घर छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस घर में रहना चाहिए। हमने आपको बहुत समझाने की और प्यार देने की कोशिश कर ली, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी काम नहीं आएगी। माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप हमें अपनी बहू नहीं मानती, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन उसके बाद भी हम आए दिन आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम पांचों को इतनी ही तकलीफ है तो तुम घर से जा सकती हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पर रह भी अपनी मर्जी से रही थी और जाना भी है तो अपनी मर्जी से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। अनीता के साथ साथ सभी लोग सरोज और मीनल के साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सास उनको जाने के लिए कह देती है। पांचों बहू एक साथ घर छोड़कर अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूरे घर में अब वो अकेली हो जाती हैं। अकेली होने के बाद उसे पूरा घर काटने को दौड़ता है और अपनी बहू से दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी बहुएं उसके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि उसकी बेटियां थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पास दिन ही कितने रह गए। इस दुनिया में पूरा परिवार तो भगवान ने मेरा ऐसे ही पहले खत्म कर दिया। जो कुछ थी मेरी बहुएं थी, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी, मुझे समय से खाना देती थी, मेरा इतना बुरा व्यवहार झेलती भी थी। साथ ही साथ मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। उसके बाद भी मेरी बहुएं हमेशा मुझे माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो शायद बहुत गलत था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस तरह से कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अपने पांचों बहुओं के घर जाती है और उन सभी से माफी मांगकर पांचों को अपने घर ले आती है, जिसके बाद से कुसुम का व्यवहार अपनी बहुओं के लिए बहुत बदल जाता है। अब वो सभी हंसी खुशी मिलजुल कर अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ती हैं। गौरी का सिर्फ नाम ही गौरी था, पर गौरी खुद बहुत काली थी और यही वजह थी कि गौरी का पति विनोद उसे जरा भी पसंद नहीं किया करता था। विनोद जी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। एक बार आप खीर खाकर बताइए ना कैसी बनी है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने मत आया करो। मैं जानती हूँ, पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा हक है। हक? कैसा हक? जब मैंने तुम्हें कोई हक ही नहीं दिया तो तुम किस हक की बात कर रही हो? भूल गई क्या तुम कि मैंने ये शादी माँ की जिद में आकर करी थी, क्योंकि माँ ने मुझे अपनी कसम दी थी। मजबूरन हम दोनों की शादी हुई है। मुझे सब याद है और मैं सब जानती हूँ, पर आप हमारी शादी को एक मौका देकर तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ना तो तुम्हें कोई मौका देने वाला हूँ और ना ही हमारी इस शादी को, समझी तुम? इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से जाने लगता है। तभी विनोद की माँ रूपा उसे रोकती हुई उससे कहती है, अरे विनोद बेटा, तू गुस्से में कहाँ जा रहा है? भूल गया क्या कि आज बहू का जन्मदिन है? शाम को आते लिए कुछ अच्छा सा तोहफा ले लेना उसके लिए। बस करो माँ, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं उस काली कलूटी को अपनी बीवी नहीं मानता। अब तेरे मानने ना मानने से क्या होता है, वो तेरी ही बीवी है, समझा ना? वो मेरी बीवी नहीं है। इतना बोलकर विनोद गुस्से में घर से चला जाता है। विनोद का गुस्सा देखकर बेचारी गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब गौरी बार बार विनोद को फोन करती है, पर विनोद उसके किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गौरी को विनोद की फिक्र होने लगती है। माँ जी, विनोद जी आज गुस्से से घर गए, सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे बहू, तू बेकार की टेंशन लेती है, कुछ भी गलत नहीं होगा तेरे साथ, और मैं हूँ ना तेरे साथ। विनोद को अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से डरता है वो मुझसे, और मैंने कहा था उससे कि आज तेरा जन्मदिन है और तेरे लिए वो तोहफा लेके आएगा, और शाम को वो तेरे लिए बहुत ही अच्छा तोहफा लेके आएगा।
भगवान करे सब ठीक हो माँ जी, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब गौरी अपनी सास से बात करके अपने कमरे में चली जाती है और विनोद के घर आने का इंतजार करने लगती है। इसी बीच कब गौरी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं और घर की डोरबेल बजती है। लगता है विनोद जी आ गए। अब गौरी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही गौरी देखती है कि विनोद 2 लड़कियों के साथ खड़ा है और वो दोनों ही लड़की दुल्हन के जोड़े में है। ये देखकर गौरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। विनोद जी, ये लड़कियां कौन है? आप किसे अपने साथ लेकर आए हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये दोनों लड़कियां शादी के जोड़े में हैं। अब ये इस जोड़े में मेरे साथ है तो जाहिर सी बात है ना कि ये दोनों मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन। चलो जल्दी से आकर अपनी सौतनों को गृह प्रवेश करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, समझी? अपने सपनों को दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में देखकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। गौरी के रोने की आवाज सुनकर रूपा बाहर आती है और ये सब देखकर अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है विनोद? ये दोनों लड़कियां कौन हैं? माँ, आप भी गौरी की तरह सेम सवाल कर रही हो, एकदम बकवास। खैर, आपने कहा था ना कि मैं अपनी काली कलूटी बहू के लिए तोहफा लेकर आऊं, तो लो ले आया मैं आपकी बहू के लिए तोहफा। ये है आपकी बहू का तोहफा, उसकी 2 सौतन। ये सुनते ही रूपा को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को एक तमाचा मारती है। कल मुँह है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तू पहले से शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद भी तूने 2 और शादी कर ली, और किससे पूछ के क्या ये सब? माँ, बस बहुत हो गया आपका। हमेशा आपकी ही नहीं चलती रहेगी। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा, किसी के इशारे पर नाच कर नहीं। जब मेरे इन दोनों बीवियों को ऐतराज नहीं है तो आपको क्या ऐतराज है? मुझे ऐतराज है, और नालायक, इस घर में मेरी एक ही बहू है और वो है गौरी। और गौरी भले ही काली दिखाई देती हो, लेकिन मुझे ना किसी भी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। समझा तू? आप दोनों अपनी बकवास बंद करो और गौरी, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अपनी सौतनों का गृह प्रवेश करवाओ। अगर तुमने अपनी सौतनों का गृह प्रवेश नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। विनोद की ये बातें सुनकर गौरी पूरी तरह से टूट जाती है, पर गौरी विनोद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथों से अपनी सौतनों का गृह प्रवेश करवाती है। विनोद, तुम्हारे घर वाले कितना ड्रामा करते हैं। हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए। घर में हम दोनों के लिए कोई कमरा खाली है? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? अब से मेरा कमरा ही तुम्हारा है। गौरी, अपना सामान लेकर मेरे कमरे से निकलो और अपनी सौतनों का सामान लेकर मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। अब जैसा जैसा विनोद कहता है गौरी बिल्कुल वैसा ही करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और विनोद गौरी पर अत्याचार करने लगता है। ऐसे ही एक दिन विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद विनोद की दोनों सुंदर बीवियां उसकी सेवा नहीं करती और उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। विनोद, तुम्हें भेजा था ना हमने कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट पर शादियां की थी ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हें खुद ब खुद छोड़ कर चली जाए, पर तुम्हारी बीवी जॉब की तरह तुमसे चिपकी हुई है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। अब तो तुम लंगड़े हो चुके हो और ना ही कोई काम कर सकते हो। भला हमें पैसा कैसे दोगे? हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपने घर वापस चले जाएं। अब हम तुम्हारे इस घर के ड्रामे और नहीं झेल सकते। सो बाय बाय। ऐसा मत करो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। विनोद अपनी दोनों बीवियों को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उसकी दोनों सुंदर बीवियां उसे अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गौरी ही विनोद का ख्याल रखती है। अपनी इतनी सेवा करता देख विनोद को खुद पर नफरत होने लगती है और एक दिन वो गौरी से कहता है, गौरी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे हाथों से तुम्हारी सौतन का गृह प्रवेश करवाया। तुम्हारे दिल पर क्या बीती होगी। पुरानी बातों को भूल जाइए, जो होना था सो हो गया। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कितना गंदा तोहफा दिया। तुम्हारे हाथों से तुम्हारी सौतन का गृह प्रवेश करवाया और न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। फिर भी तुम मेरी आज सेवा कर रही हो और मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली दोनों बीवियां आधे रास्ते में मेरा साथ छोड़कर चली गईं, बिना मेरे काम पूरा हुए। पर मुझे खुशी है इस बात की कि अगर वो दोनों अपना असली रूप नहीं दिखाती तो मैं कभी तुम्हें नहीं समझ पाता। इस तरह से विनोद अपनी दोनों बीवियों के बारे में गौरी को पूरी बात बताता है और उससे अपनी गलतियों की भी माफी मांगता है। गौरी विनोद को माफ कर देती है, जिसके बाद विनोद भी गौरी को अपना लेता है
और वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अर्चना अपने बेटे रजत के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। रजत शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसने शहर में नौकरी करने के लिए अर्जी डाली थी। बहुत जल्द रजत की नौकरी शहर में लग भी जाती है। माँ, तमिलनाडु में मेरी नौकरी लग गई है। बहुत जल्द मैं तमिलनाडु जाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान करे कि तू शहर जाके खूब सारे पैसे कमाए। माँ, अब तुम फिक्र मत करो। मैं शहर में जाकर खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और फिर जल्द तुम्हें इस गांव से शहर बुलवा लूंगा। फिर हम दोनों शहर में साथ रहेंगे। इस तरह से रजत अर्चना को बड़े बड़े सपने दिखाता है और बहुत जल्द तमिलनाडु जैसे बड़े शहर में काम करने के लिए चला जाता है। कैसा है? वहाँ के लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं। बस एक प्रॉब्लम है और वो है भाषा। भाषा? क्यों? उनकी भाषा क्या दूसरी है? हाँ माँ, इन लोगों की भाषा हमारी भाषा से काफी अलग है, इसलिए मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलकर रजत अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच ऑफिस में रजत की मुलाकात विची नाम की एक लड़की से होती है। हेलो, कैसी हो तुम? मी संगति सारे। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम गुड, यू? तुमसे भी इंग्लिश में बात करनी होगी? हे भगवान, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। क्या तुम हिंदी में बात नहीं कर सकती? तुम्हें हिंदी नहीं आती? मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। विजय की हिंदी सुनकर रजत को बहुत हंसी आती है और वो उस पर हंसने लगता है। ये देखकर विजय को बुरा लगता है और वो नाराज होती हुई उससे कहती है, तुम मुझ पर लाफ क्यों करते? मैं तेरे ऊपर हंसता तो तुझको अच्छी लगती? माफ करना, पर तुम्हारी हिंदी सच में बहुत बुरी है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिंदी सिखा सकता हूँ। तुम सच कहती, तुम मेरे को हिंदी आती। इस तरह से रजत और विजय एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जहाँ रजत विजय को हिंदी बोलनी सिखाता है। अब विजय पहले से काफी हिंदी बोलनी सीख गई थी। ऐसे ही एक रोज ऑफिस में छोटा सा प्रोग्राम होता है जहाँ सभी स्टाफ लुंगी पहन कर आते हैं। अरे विजी, ये क्या? तुम लुंगी डालकर आ गई? लुंगी तो लड़के डालते हैं ना, तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए। तुम भी तो लुंगी नहीं पहना, इसलिए हम लुंगी डाली। क्या फर्क पड़ता है? हम खुद को लुंगी में कंफर्टेबल समझता। ओह, ऐसा क्या? पर जो भी कहो, तुम लुंगी में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, पर तुम भी लुंगी में अच्छा लगेगी, इसलिए लुंगी डालकर आजा। विजय के कहने पर अब रजत फटाफट घर जाता है और अपने दोस्त की मदद से लुंगी पहनकर आ जाता है। इस तरह से ऑफिस के सभी स्टाफ मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते विजय और रजत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। अरे बेटा, बात करने के लिए ही तो फोन किया है। बता, क्या बात करनी है? माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और वो बहुत संस्कारी है, ठीक वैसी जैसी बहू आपको चाहिए थी। माँ, पता है, विजी शहर में रहकर भी वो हमारे देश के कल्चर से अब तक जुड़ी हुई है। बेटा, जैसा तू बता रहा है, अगर लड़की वैसी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में माँ, आपको विजी पसंद है? माँ, अब तो बस मैं कल ही गाँव आ रहा हूँ और आपको अपने साथ तमिलनाडु ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अर्चना की मंजूरी मिलते ही रजत जल्दी से अपनी माँ को तमिलनाडु ले जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को विजय से मिलवाता है। विजय को साड़ी में देख अर्चना उसे पहली नजर में पसंद कर लेती है और बहुत जल्द रजत और विजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद विजय काम करना छोड़ देती है और वो हाउसवाइफ बनकर रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, तेरी नई नई शादी हुई है और तू अभी लुंगी पहन के क्यों घूम रही है? जाकर साड़ी पहन ले। अम्मा, तुझको रजत बोली नहीं कि हमको इस लुंगी में ही कंफर्टेबल होता, और हमारे तमिलनाडु में सब लुंगी ही पहनता। लुंगी अच्छा होता अम्मा। बहू, तेरे तमिलनाडु में लोग क्या पहनते थे क्या नहीं पहनते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तू एक काम कर, जाकर साड़ी पहन ले। हमें गांव भी जाना है, आखिर गांव वालों को भी तो दिखाना है कि मेरी बहू कौन है। अम्मा, तुम ऐसा मत बोलो, हमको बुरी लगती बात, और हमें समझ नहीं आता कि तुम्हारे को हमारी लुंगी से क्या प्रॉब्लम आता। बहू, मैं तेरी सास हूँ। अगर तू सच में मुझे अपनी सास मानती है तो तू मेरी बात मानेगी, और अभी ये लुंगी बदल के साड़ी पहन ले। अर्चना के कहने पर विजय साड़ी डाल लेती है और कुछ देर बाद फिर लुंगी डाल लेती है।
विजी को हर समय लुंगी में देख अर्चना परेशान हो जाती है और रजत से कहती है, बेटा तू गांव जाने की टिकट कैंसिल कर दे। पर क्यों माँ? तुम ही तो कह रही थी कि तुम अपनी बहू को गांव लेकर जाओगी और अपने सभी रिश्तेदारों को दिखाओगी कि तुम्हारी शहर की बहू कितनी अच्छी है। सही कहा बेटा तूने। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सबको दिखाऊं कि मेरा बेटा कितनी अच्छी बहू लेकर आया है मेरे लिए, लेकिन बहू सबको ये दिखाना चाहती है कि उसे लुंगी कितनी ज्यादा पसंद है। वो हर समय लुंगी पहनती है। अरे बेटा जरा सोच, गांव में लुंगी पहनकर घूमेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना बोलकर अर्चना नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब रजत विजी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि अब भी विजी ने लुंगी डाली हुई है। विजी, मैं तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम भी हमारी बात को समझो। माँ तुम्हें गांव ले जाना चाहती है और हमारे गांव में बहू लुंगी नहीं डालती, तो मेरी तुमसे विनती है कि जब तक तुम गांव में रहो प्लीज इस लुंगी को मत डालना। ये माँ की इज्जत का सवाल है। ठीक है रजत, अगर तुम इतना कहती तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, पर मैं तुमको अभी अभी साफ कह देता, नए गांव से आकर मैं लुंगी दोबारा डालेगा और तुम अपनी माँ को समझा देना। मैं माँ को सब समझा दूंगा और मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें लुंगी पहनने से नहीं रोकूंगा। इतना बोलकर अब रजत अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ आप समझ रही हो ना, जब विजी हमारे कल्चर को अपना रही है तो हमें भी उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर सब लुंगी ही पहनते हैं, आपने देखा भी होगा, इसलिए गांव से आने के बाद अगर विजी लुंगी पहने तो आप नाराज मत होना। जब मेरी बहू मेरे लिए इतना कर सकती है तो मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी मेरी बहू लुंगी पहने या साड़ी पहनकर घूमे, तुम मुझे ताने देने वाले होते कौन हो। अब विजी और अर्चना रजत के बात समझ जाती है और जब विजी रजत के साथ गांव जाती है तो वो लुंगी नहीं डालती, पर तमिलनाडु वापस आते ही फिर से विजी अपने असली रंग रूप में आ जाती है और लुंगी पहनकर घूमना शुरू कर देती है। अर्चना अपने बेटे रजत के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। रजत शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसने शहर में नौकरी करने के लिए अर्जी डाली थी। बहुत जल्द रजत की नौकरी शहर में लग भी जाती है। माँ तमिलनाडु में मेरी नौकरी लग गई है, बहुत जल्द मैं तमिलनाडु जाऊंगा। अरे बेटा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान करे कि तू शहर जाके खूब सारे पैसे कमाए। माँ अब तुम फिक्र मत करो, मैं शहर में जाकर खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और फिर जल्द तुम्हें इस गांव से शहर बुलवा लूंगा, फिर हम दोनों शहर में साथ रहेंगे। इस तरह से रजत अर्चना को बड़े बड़े सपने दिखाता है और बहुत जल्द तमिलनाडु जैसे बड़े शहर में काम करने के लिए चला जाता है। कैसा है? वहाँ के लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, बस एक प्रॉब्लम है और वो है भाषा। भाषा? क्यों? उनकी भाषा क्या दूसरी है? हाँ माँ, इन लोगों की भाषा हमारी भाषा से काफी अलग है, इसलिए मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा माँ मैं रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलकर रजत अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच ऑफिस में रजत की मुलाकात विजी नाम की एक लड़की से होती है। हेलो, कैसी हो तुम? मी संगति सारे। अब क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम गुड, यू? तुमसे भी इंग्लिश में बात करनी होगी? हे भगवान, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या तुम हिंदी में बात नहीं कर सकती? तुम्हें हिंदी नहीं आती? मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। विजी की हिंदी सुनकर रजत को बहुत हंसी आती है और वो उस पर हंसने लगता है। ये देखकर विजी को बुरा लगता है और वो नाराज होती हुई उससे कहती है, तुम मुझ पर लाफ क्यों करते? मैं तेरे ऊपर हंसता तो तुझको अच्छी लगती? माफ करना, पर तुम्हारी हिंदी सच में बहुत बुरी है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिंदी सिखा सकता हूँ। तुम सच कहती, तुम मेरे को हिंदी आती। इस तरह से रजत और विजी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जहाँ रजत विजी को हिंदी बोलनी सिखाता है। अब विजी पहले से काफी हिंदी बोलनी सीख गई थी। ऐसे ही एक रोज ऑफिस में छोटा सा प्रोग्राम होता है, जहाँ सभी स्टाफ लुंगी पहन कर आते हैं। अरे विजी, ये क्या, तुम लुंगी डालकर आ गई? लुंगी तो लड़के डालते हैं ना, तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए। तुम भी तो लुंगी नहीं पहना, इसलिए हम लुंगी डाली। क्या फर्क पड़ता है, हम खुद को लुंगी में कंफर्टेबल समझता। ओह ऐसा क्या? पर जो भी कहो, तुम लुंगी में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, पर तुम भी लुंगी में अच्छा लगेगी, इसलिए लुंगी डाल कर आजा।
विजी के कहने पर अब रजत फटाफट घर जाता है और अपने दोस्त की मदद से लुंगी पहनकर आ जाता है। इस तरह से ऑफिस के सभी स्टाफ मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते विजी और रजत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।